नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज वर्ष 2020 के GS3 के बचे हुए क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे अच्छा और क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला प्रश्न है और हमारी सीरीज़ का 15वां प्रश्न है, उसमें पूछा गया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या फिर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या हैं। और साथ ही दो और स्कीम्स के बारे में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सबसे पहले मेक इन इंडिया, दूसरा है स्टार्टअप इंडिया। इनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आपको इनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो इन दोनों स्कीम्स के साथ जुड़े हुए जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं या जो इनके अचीवमेंट्स हैं, जो इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उसके बारे में भी लिखें। साथ ही इनके कार्यान्वयन में या फिर किसी भी संबंध में इनके जो भी कमियां रह गई हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। तभी आपका आंसर पूरी तरीके से ये एड्रेस हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करने को लिखा गया है। पहले वाले भाग में तो सीधा सवाल है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो दोस्तों इसका हम उत्तर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पहले पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के उद्देश्य बताइए। तो आप शुरू कर सकते हैं उसका एक बैकग्राउंड देते हुए। दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को अनवील किया या फिर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को लागू किया गया था। इसका मेन फोकस ये था कि जो विनिर्माण क्षेत्र है इससे सकल घरेलू उत्पाद में जो इसकी हिस्सेदारी जाती है वो बढ़ाई जा सके करीब 25% तक एक डेकेड के अंदर अंदर, यानी कि 10 साल के भीतर जो इससे जीडीपी में शेयर जाता है उसको 25% तक इंक्रीज किया जा सके। साथ ही दोस्तों इसमें एक और उद्देश्य रखा गया था कि हम 100 मिलियन जॉब्स को जनरेट कर पाएँ, यानी रोजगार सृजन भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। फिर इसने जो ग्रामीण युवा है उसको सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान रखे थे, जैसे कि इसमें कहा गया था कि उनको कौशल प्रशिक्षण देना चाहिए, स्किल सेट उनमें इम्पार्ट करनी चाहिए। उसके बाद ये पॉलिसी में ये भी कहा गया था कि हमको राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र बनाने हैं, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हमको बनाने होंगे। ये भी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। साथ ही इसमें ये बताया गया था कि बड़ी बड़ी हमको इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स एस्टैब्लिश करनी है, यानी औद्योगिक टाउनशिप हमको एस्टैब्लिश करनी होगी, जो कि बेसिकली इन जोन के ही भीतर होंगी। या फिर आप जोन को ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप समझ सकते हैं, जहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी बुनियादी ढांचा जो होगा वो बेहतर होगा। उसके अलावा यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे ऐसे इनिशिएटिव्स को बढ़ोतरी या बढ़ावा देने का जिसमें कौशल निर्माण पे, कौशल विकास पे स्पेशल ध्यान दिया जाता हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। फिर आप आइए इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो दोस्तों इसके जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना या फिर कुछ प्रोत्साहन देना लघु और मध्यम इकाइयों को। उसके अलावा इसमें फोकस किया गया था, इसका एक केंद्र बिंदु ये था कि जो भी प्रतिबंध या फिर जो रेगुलेशंस हैं बिजनेस संबंधी उनको ईज आउट किया जाए या फिर बिजनेस रेगुलेशन थोड़े ढीले किए जाएँ। तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण था वो था प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, और उसमें भी हम लोग ऐसी प्रौद्योगिकी के ऊपर फोकस करे हुए थे जो पर्यावरण को बचा सके, उसका संरक्षण कर सके। यानी कि यहाँ पे हमने मेनली ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करे हुए हैं। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हमारे कंट्री में यंग जनरेशन है, जो देश का युवा है, उसमें स्किल सेट को इम्पार्ट किया जाए, उसको कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि उसके कौशल में विकास हो सके
और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, जिससे कि उसकी बेहतर एम्प्लॉयमेंट या फिर बेहतर जॉब के अवसर मिल सकें, वो प्राप्त करने में उसकी मदद हो सके। और ये सब करते हुए जो भी पर्यावरण संबंधी नियम हैं, जो रेगुलेशंस है, उनका भी हमको ध्यान रखना है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्षति पहुंचती है। पर इस पॉलिसी में कहा गया कि हम ये सब काम करेंगे, लेकिन हम लोग पर्यावरण के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान रखेंगे। जो पर्यावरण संबंधी नियम है उनका आप पालन करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। फिर 2 यहाँ पे स्कीम दी गई है, एक एक करके आप बात करें। यहाँ पे पहले तो आप बताएं कि वो किस तरफ फोकस करती है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया थी, इसमें फोकस किया गया था लोन देने के ऊपर। इसमें 10 लाख से करीब 1 करोड़ तक के लोन दिए जाते थे एससीज को, एसटी को, महिलाओं को। इसका जो एक फोकस था वो था नवाचार को बढ़ावा मिल सके। मेक इन इंडिया के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भारत है वो एक विनिर्माण का हब बन सके, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। लेकिन दोनों ही चीज़ों की इंटेंशन बढ़िया थे, पर कुछ समस्याएं आ गई। जैसे कि जो स्टार्टअप इंडिया है, इसमें अप्रूवल्स लेट होने लगे। उसके अलावा जो ये स्टार्टअप की एप्लीकेशंस होती हैं, मंजूरी देने के लिए DPIIT को इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर हमने कुछ आंकड़े देखे जिसमें ये मिला कि DPIIT जो है बहुत कम ऐसी एप्लीकेशन पे साइन कर रहा है, उनको मंजूरी दे रहा है। तो ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स आगे बढ़ने चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे। उसके अलावा फाइल ये लोग लगा देते हैं और वो एक के बाद एक डिपार्टमेंट में ही घूमती रहती है, जिससे डिलेज होते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति का जो कि एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, इस प्रकार से वो डिलेज को फेस करेगा तो उसका एंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। तो यानी लाल फीताशाही या फिर रेड टेपिज्म जो है वो भी एक बड़ी समस्या है। फिर दोस्तों मेक इन इंडिया में आप और चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाए। हमारे देश में जो लेबर संबंधी नियम हैं, जो श्रमिकों के लिए नियम बनाए गए हैं, वो बहुत कठोर हैं, जिसकी वजह से ये लोग खुश नहीं रह पाते, इनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो उन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। इस बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम बताएंगे। देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए 2011 वर्ष में भारत सरकार ने ये नीति की घोषणा की थी। नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 1 दशक के भीतर यानी 10 साल के भीतर 25% तक बढ़ाना है और हमको 100 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, देखिए वही हैं। फिर इसका आगे का लक्ष्य ये था कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है, उनको सशक्त बनाना है, उनको कौशल प्रदान करना है। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया था एक राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करनी है। इसके अंदर होगा क्या, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे होंगे, ऊर्जा दक्षता होगी, ऐसी प्रौद्योगिकी होगी जो ऊर्जा दक्षता पे फोकस करती हो, कौशल विकास से संबंधित सुविधाएं होंगी, और इन सब के साथ ये एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में माना जाता है। अब नीति के जो उद्देश्य हैं जो कि हमसे पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो लघु और मध्यम जो इकाइयां हैं, जो उद्यम हैं, उनको प्रोत्साहन करना है सरकार को, तो उसका प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जो नियम है, व्यावसायिक नियम है, उनका सरलीकरण करना है, उनको आसान बनाना है। उसके अलावा जब आगे बात करें तो सतत विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने फोकस किया हरित प्रौद्योगिकी पर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हमारी मदद कर पाए। फिर जो युवा जनसंख्या है उसके कौशल में विकास करना है, पर्यावरण और श्रम कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना है, फिर औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, और इस प्रकार कार्यबल के लिए कौशल को उन्नयन करना है, यानी उसके कौशल को अपग्रेड करना है। फिर दोस्तों ये जो 2 स्कीम है उसके बारे में देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 वर्ष में शुरू की गई थी, भारत की एक प्रमुख पहल थी ये। इसका उद्देश्य था विनिर्माण, सेवाओं और व्यापारिक क्षेत्रों में ग्रीन फील्ड उद्यम की यहाँ पे बात की गई है। खासकर ऐसा उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के हम यहाँ पे लोन देंगे। उद्देश्य ये है कि देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके और इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं। फिर अब देखते हैं इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। इस योजना की सहायता से भारत ने स्टार्टअप संस्कृति का अत्यधिक
फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे जो स्टार्टअप की संस्कृति है, जो स्टार्टअप कल्चर है, उसका बहुत विकास हुआ है। भाई डेटा से पता चलता है कि 2014 में लगभग 30,000 से कम ही स्टार्टअप थे, लेकिन 2020 आते आते इसकी संख्या करीब 55,000 से अधिक हो चुकी है। तो आप देख रहे होंगे अगर किसी जगह पे कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसके लिए वैसा इकोसिस्टम बनाया गया होगा। तो यानी अगर यहाँ पे स्टार्टअप की ग्रोथ हो रही है तो सरकार ने उस प्रकार का इकोसिस्टम बनाया है जिसके अंदर स्टार्टअप अच्छे से ग्रो कर सके। फिर उसके बाद इस सेक्टर के बारे में कितना लोग प्रोत्साहित हैं, इसको आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर अंदर $63 बिलियन इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए गए हैं। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कोई नया स्टार्टअप जब कोई व्यक्ति डालता है तो DPIIT उसको ओके करता है। तो ऐसा देखा गया है कई फैक्ट्स में, कई डेटाज में कि DPIIT द्वारा कम स्टार्टअप आवेदन को स्वीकार किया गया है। स्टार्टअप के लिए योजना तैयार करने में भी देरी आ रही है, इस वजह से दक्षता में भी कमी आ रही है और लाल फीताशाही अभी भी प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से जो फाइलें हैं वो घूमती रहती हैं डिपार्टमेंट्स में ही और स्टार्टअप खोलने का समय या जो अवधि है वो लंबी चलती ही चली जाती है। फिर दोस्तों दूसरी ओर हम लोग मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तो ये योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था निवेश को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण का एक केंद्र बनाना है। योजना से देश की GDP में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, ये इसकी उपलब्धि है। इसने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को समृद्ध बनाने में काफ़ी मदद की है। लेकिन अगर नेगेटिव बात करें तो इस योजना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं जो आई हैं उसमें से एक था देश में श्रम कानून के जो सुधार हैं वो अपर्याप्त हैं। ये सुधारों की अभी ज़रूरत है क्योंकि देश में जो श्रम कानून है बहुत कठोर हैं। ऐसे कठोर श्रम कानूनों के चलते जो देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो हमको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि लेबर रिफॉर्म्स पे ध्यान देना होगा जिससे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा सके, जिससे कि देश में एम्प्लॉयमेंट को और जनरेट किया जा सके और देश को हमारे मैन्युफैक्चरिंग या फिर विनिर्माण का हब बनाया जा सके। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के अगले सवाल पे। यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की आपको व्याख्या करनी है। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो सीधी सीधी इसके एम्स या फिर इसके उद्देश्यों के बारे में लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि अगर इसके पहले कोई ऐसी पॉलिसी आई हो तो उससे ये किस प्रकार से अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है 2020 की, इसका उद्देश्य ये है कि भारत के साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम में या फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी कमियां हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें, जिससे कि हम भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को उत्प्रेषित कर सकें। इसके अलावा ये पॉलिसी चाहती है कि भारत को और इंडिया के साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम को पूरे ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, वो इस प्रकार से वो बनाया जा सके। फिर जब आप पुरानी वाली पॉलिसी से इसको कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, जो पुरानी पॉलिसी हुआ करती थी वो केंद्रीकृत थी, यानी उसमें सेंट्रलाइजेशन था, उसमें एक जगह पर सारी पावर केंद्रित थी और वो टॉप से डाउन की तरफ अप्रोच अपनाती थी, यानी ऊपर से कोई भी चीज़ छोड़ी जाएगी फिर वो नीचे अपने आप मिलेगी। लेकिन जो नई पॉलिसी है इसमें यही नया बदलाव है। एक इसमें जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये विकेंद्रीकृत है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो भी बदलाव आएंगे तब आएंगे। पहले बदलाव जमीनी स्तर पे होंगे, उससे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच को अपनाती है। इसी से हमको मालूम पड़ता है कि ये इंक्लूसिविटी या फिर समावेशी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसको इस तरीके से मोड़ना चाहती है, इस तरीके से रीओरिएंट करना चाहती है कि वह सभी क्षेत्रों के विकास में काम कर सके। फिर साथ में दोस्तों लिख सकते हैं जो नई पॉलिसी है ये जेंडर इंक्लूसिव है, यानी लैंगिक स्तर पर समावेशी है ये पॉलिसी। फिर आगे जाके आप इसके और भी कुछ प्रावधान लिख सकते हैं। इन प्रावधानों में आप लिख सकते हैं कि ये नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की एक वेधशाला स्थापित करने के बारे में कहती है। ये जो वेधशाला होगी ये एक बेसिकली भंडार होगी, एक केंद्रीय भंडार है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें साइंस टेक से संबंधित जो भी डेटा है, जिस भी प्रकार का डेटा है, यहाँ पे आके वो जमा हो जाएगा, यानी यहाँ पे उसका भंडारण हो जाएगा। साथ में दोस्तों इसके और प्रावधानों में ये है कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क की परिकल्पना पर ये केंद्रित है। फिर महिला सशक्तिकरण की तरफ भी ये केंद्रित है। ये कहती है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो भी ऐसी बॉडीज़ है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति है, उसमें कम से कम 30% तक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
उसके अलावा ये कहती है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए साइंटिस्ट की करीब 25% तक जो भी संबंधित मिनिस्ट्रीज हैं उसमें। तो ओवरऑल ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के ऊपर भी केंद्रित है। ये सभी बातें आप वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हम इसके एम्स के बारे में बात करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, उसके उद्देश्य थे कि सामाजिक और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत और कमजोरियों को पहचानना और उनका समाधान करना। इसके अलावा इसका लक्ष्य था कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में देश को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। इससे पहले भी एक पॉलिसी हुआ करती थी, अगर उससे हम तुलना करें तो पता चलता है पिछली वाली जो नीतियां थीं वो बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत थीं, यानी उसमें टॉप डाउन अप्रोच अपनाई जाती थी, ऊपर से कोई चेंज लाया जाता था, फिर सोचा जाता था कि ये नीचे की तरफ चला जाएगा। पर यहाँ पे यही खूबसूरत बात है कि ये वाली जो पॉलिसी है ये विकेंद्रीकृत है, यानी इसमें बॉटम से टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसके अलावा जो पॉलिसी का फोकस है वो है इंक्लूसिविटी पे, यानी समावेशी विकास की तरफ ये केंद्रित है। उसके अलावा जो पॉलिसी है दोस्तों वो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को रीओरिएंट करना चाहती है, उसके प्रायोरिटीज़ के टर्म्स में, उसके सेक्टोरल फोकस के टर्म्स में और स्ट्रैटेजीज़ के टर्म्स में। फिर ये बताती है एक राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला हमको स्थापित करनी चाहिए। इस वेधशाला को कहा गया है कि ये एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगी, जिसमें अलग अलग डेटा जो कि साइंस संबंधी है वो आके जमा हो सकता है, यहाँ पे उसका भंडारण हो सकता है। उसके अलावा जो नीति है वो एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क की परिकल्पना पर टिकी हुई है, जो अनुसंधान के आउटपुट तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा, जो शोध में पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाएगा। इसके अलावा ये हमको संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकता है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन साइंस फ्रेमवर्क की बात की गई है, एक साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम की बात की गई है। फिर जो नई पॉलिसी है जेंडर इंक्लूसिव है, यानी कि ये लैंगिक समावेशी या फिर लिंग के आधार पर समावेशी रणनीति को अपनाती है। इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं उसमें महिलाओं की कम से कम 30% का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये विमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण की तरफ भी केंद्रित है। इसके अलावा दोस्तों जो नीति है वो संबंधित मंत्रालयों में वैज्ञानिकों को 25% तक लैटरल एंट्री करने का प्रस्ताव रखती है। ये जो नीति है दोस्तों ये भारत के साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो इकोसिस्टम है उसको इतना आकर्षक बनाना चाहती है कि यहाँ पे निवेश की मात्रा बढ़ सके। ये जो एक स्टेप है, ये जो कदम है देश में इनोवेशन की तरफ, ये श्योरली ही प्रेजवर्दी है, यानी ये जो कदम है नव प्रवर्तन की तरफ, ये एक प्रशंसनीय कदम है सरकार का। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे नक्सलिज्म के बारे में हमको बात करनी है, या फिर नक्सलवाद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए भारत में। तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में आप पहले जो भी परिस्थिति है उसकी गंभीरता को दर्शाते हुए अपना उत्तर शुरू करें। आप लिख सकते हैं कि भारत में नक्सलवाद की स्थिति बहुत गंभीर है, साथ ही इससे जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये लेके शुरुआत कर सकते हैं कि भाई जो नक्सलिज्म है, जो नक्सलवाद है, उसने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत हद तक चिंता में डाल दिया है। फिर दोस्तों आप ये लिख सकते हैं कि जो नक्सलिज्म के चलते वायलेंस होती है या फिर जो हिंसा होती है वो जिस क्षेत्र में हो रही है उस क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, उसका विकास नहीं हो पाता, वहाँ पे लोग भी डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं, उस क्षेत्र में बहुत जान और माल की हानि होती है। और फिर ऐसे क्षेत्र हैं कौन से जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर माओवाद या नक्सलिज्म ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल, उड़ीसा का एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल और झारखंड का एग्जाम्पल। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद से बहुत अधिक प्रभावित हैं। यहाँ पे जो नक्सलवादी हैं वो बहुत सक्रिय हैं, जिस वजह से इन क्षेत्रों का बहुत अधिक विकास हो नहीं पाता और हर तरीके से ये नक्सलवाद इनके कल्याण में, इनकी बढ़ोतरी में बाधा डालता है। तो दोस्तों फिर आपको लिखना होगा कि इस सब को देखते हुए सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं। जो कदम है वो यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं समाधान इनिशिएटिव के बारे में। सरकार ने एक समाधान नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हर एक अक्षर का
अपना अलग मायने हैं, उसको हम अपने आंसर में अभी आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है उनके, उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब्स बनाए गए हैं कई सारे क्षेत्रों में, जैसे कि चेन्नई में बनाया गया है, कोलकाता में बनाया गया है, हैदराबाद में बनाया गया है। फिर सरकार ने जो वेपन्स हैं, जो हथियार ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें ट्रैकर्स लगाए हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास को टारगेट करती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उन लोगों को टारगेट करती हैं जो नक्सलवाद के विक्टिम्स रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उन लोगों को भी टारगेट करती हैं जो नक्सलवाद छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। फिर सरकार ने अलग अलग जगह पे स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। खास करके आप यहाँ पे बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, झारखंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर दोस्तों, सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून या फिर UAPA जो 1967 में आया था, उसमें संशोधन किया है और जो उसके प्रावधान थे उसको और कड़ा किया था। तो लगातार सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए और जो भी नक्सलिज्म में इन्वॉल्व है उन लोगों को टक्कर देने के लिए, उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कदम उठा रही है। इन सब का हम लोग जब आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं, इसी की वजह से काफ़ी सारे नक्सली ऐसे हैं जो अब सरेंडर करना चाहते हैं, जो नक्सलवाद छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले हमने नक्सलिज्म के बारे में लिखा है। समय समय पर देश की आंतरिक सुरक्षा को यह चुनौती देता आया है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, हिंसा के कारण वे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं देश के विभिन्न क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद के खतरे से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। ये जो उग्रवाद है या फिर जो नक्सलवाद है, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे उन कदमों का जिक्र करेंगे या फिर सरकारी इनिशिएटिव्स का जिक्र करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जैसे बता रहा था मैं, एक ऑपरेशन समाधान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चलाया था। तो गृह मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। इसमें जो समाधान पूरा शब्द है, इसके एक एक अक्षर को आप लेंगे तो एस से तो स्मार्ट लीडरशिप है, ए से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे नक्सलवादियों के लिए, एम से मोटिवेशन और ट्रेनिंग, यानी कि हम अपने बलों को मोटिवेटेड रखेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। फिर जो अगला ए है उससे एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के आधार पे हम एक्शंस लेंगे। फिर जो अगला डी है वो है डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड KRAs, यानी की रिजल्ट एरियाज, यानी किन एरियाज में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है और उसका क्या रिजल्ट आया है, इसकी सारे डेटा का हम यहाँ पे आकलन करेंगे। फिर जो H है वो है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी की मदद लेके भी हम अपने आप को और सशक्त और मजबूत बनाएंगे, जिससे कि हम नक्सलिज्म को टैकल कर सकें। फिर जो A है वो है एक्शन प्लान फॉर द थिएटर, यानी हम लोग एक्शन प्लान बना के रखेंगे। और जो लास्ट है N वो है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा समाधान इनिशिएटिव जो कि गृह मंत्रालय ने चलाया था वो इसी पे फोकस्ड है कि हम किस प्रकार से नक्सलियों को कड़ा जवाब दे सकते हैं। फिर सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है, उनके संसाधन बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हब बनाया गया है, उनकी स्थापना हुई है, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिल सके। फिर दोस्तों बहु एजेंसी केंद्र बनाए गए हैं जो कि 24/7 कार्य कर सकें और इन चीज़ों को बेटर टारगेट कर सकें। हथियारों के लिए ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया है। स्मार्ट गन में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हमारी खुद की क्षमता में विकास हो सके, क्षमता का। फिर सरकार वामपंथी चरमपंथ के लिए या फिर अगर मैं बोलूँ नक्सलवाद के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग स्कीम्स लेके आई है, जैसे SRI, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे SRE था, SIS, IAP, ACA, CET स्कूल। तो इनमें से कुछ स्कीम्स के आप फुल फॉर्म देख सकते हैं और कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, स्पेशली बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 को अमेंड किया। उसके संशोधन के तहत उसमें और ज़्यादा प्यूनिटिव मेजर्स को इंक्लूड किया गया। जो ऑलरेडी इंक्लूडेड ऐसे मेजर्स थे उनको और सख्त बनाया गया। तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं उनके उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए हैं। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वे जो आत्मसमर्पण करके इधर आते हैं वे नक्सली अब मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं और सरकार उनको पूरा सपोर्ट भी कर रही है। अगर दोस्तों कुछ अच्छा डेटा या सकारात्मक आंकड़े आपको लिखना हो कि सरकार ने अच्छा काम किया है नक्सलिज्म के अगेंस्ट, तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं के बारे में लिख सकते हैं कि भाई 2009 से 2006 तक
माफ़ कीजिएगा 14 तक जो 6 साल होते हैं उसकी तुलना में 2015 से 20 तक जो फिर से 6 साल होते हैं उसमें करीब 47% की गिरावट आई है। यानी ये 6 साल का पीरियड अगर आप देखेंगे यहाँ वाले के कंपैरिजन में जो यहाँ वाला पीरियड है इसमें करीब 47% की गिरावट आई है इस प्रकार की गतिविधियों में। फिर अगर आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2020 के आसपास सिर्फ 9 राज्य इस प्रकार के थे और उसमें भी सिर्फ 53 ज़िले थे जहां पे ऐसी नक्सलवादी गतिविधियां देखी गई थी। हालांकि 2013 में इस प्रकार के 10 राज्य हुआ करते थे और उसके अंदर 76 ज़िले ऐसे थे जहां पे नक्सली गतिविधियां देखी जाती थी। यानी वक्त के साथ इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियों में कमी आ रही है। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर बात करनी है और क्या क्या कंट्रोल मैकेनिज्म अभी हमारे पास मौजूद हैं उस पर बात करनी है। यानी नाभिकीय प्रसार के मुद्दों एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन हमको यहाँ करना है। तो आप जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है या परमाणु प्रसार है, नाभिकीय प्रसार है, उसकी कुछ बेसिक बातें लिख के यहाँ पे अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जब भी न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों का, नाभिकीय हथियारों का या उससे संबंधित प्रौद्योगिकी का ऐसे क्षेत्रों में प्रसार हो जाता है जहां पे वो पहले से मौजूद नहीं है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं। अब आप लिख सकते हैं लेकिन इससे बहुत सारी चिंताएं जागृत होती हैं। अगर मान लीजिए किसी आतंकवादी संगठन के पास इस प्रकार के हथियार आ गए तो क्या होगा, अगर किसी और आर्म्ड ग्रुप के पास इस प्रकार हथियार आ गए तो क्या होगा। तो ये चिंताएं जुड़ी हुई हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के साथ या फिर नाभिकीय प्रसार के साथ। अगर इस प्रकार का कुछ हो जाता है तो ये यूनिवर्सल पीस के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि इससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो इतने बड़े पैमाने पर होगा, इतने मास लेवल पे होगा कि ये स्थिति हम लोग देख नहीं पाएंगे। इतनी जान माल की हानि होगी कि वो वापस बिल्डअप करना संभव ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए इसका शुरुआत कर सकते हैं। फिर जो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्थापित की गई थी न्यूक्लियर संबंधित टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग ट्रीटीज़ या फिर संधि के बारे में लिख सकते हैं, जैसे 1963 में हुई थी पार्शियल बैन ट्रीटी। उसके अलावा 1970s में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई थी। उसके अलावा 1979 में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जो डिसआर्मामेंट के ऊपर था कि भाई हम सबको न्यूक्लियर वेपन त्यागने होंगे, हमको डिसआर्म होना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं CTBT के बारे में 1996 में हुई एक और ट्रीटी थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप विस्तार से अपने उत्तर में लिख सकते हैं, वो अभी हम आगे उत्तर में देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत के लिए हम जो बात कर रहे थे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में बात करते हैं। भाई क्या होता है प्रोलिफरेशन? जब न्यूक्लियर वेपन्स या उससे संबंधित टेक्नोलॉजी या कोई और फिसाइल मटेरियल उन कंट्रीज़ के पास पहुंच जाता है जो ऑलरेडी उसको पोजेस नहीं करती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ है, यानी नाभिकीय प्रसार हुआ है। उन देशों के पास नाभिकीय हथियार पहुंच गए, इससे संबंधित प्रौद्योगिकी पहुंच गई और इसके अलावा कोई और विखंडनीय सामग्री पहुंच गई जिन देशों के पास वो पहले से मौजूद नहीं थी, तो नाभिकीय प्रसार हुआ है। लेकिन ये चिंता का विषय बनता है क्योंकि हमको डर है कि कहीं किसी आतंकवादी संगठन के पास ये ना पहुंच जाए या किसी और सशस्त्र समूह के पास ये ना पहुंच जाए। इस प्रकार इसे नाभिकीय हथियारों, विखंडनीय सामग्री और हथियार लागू नाभिकीय प्रौद्योगिकी के प्रसार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब नाभिकीय जो प्रसार है ये वैश्विक शांति के लिए खतरा बनता है। सीधी सी बात है, अगर किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में आ गया या किसी और सशस्त्र संगठन के हाथ में आ गया, जैसे कि गैर राज्य अभिनेता, तो ये लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया भर को विनाश की ओर ले जा सकता है। सामूहिक विनाश करने की इसमें क्षमता है। अब दोस्तों देखते हैं, ये सब चीज़ें सोचते हुए कुछ तो करना इम्पोर्टेंट था, कहीं ना कहीं से कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था। तो इसीलिए कई नियंत्रण तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें जो हम पहला तंत्र पढ़ेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र के तहत बनी थी। 1957 में इसको स्थापित किया गया था। इसका जो मेन काम था वो था परमाणु प्रौद्योगिकियों के नियमन और उपयोग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना। फिर 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू किया गया था, इसके ऊपर साइन किए गए थे। ये कहता है कि वातावरण में, पानी में या उसके अंदर बाहरी अंतरिक्ष में कहीं पर भी आप परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकते
और आपको ध्यान रहे कि भारत इस संधि का एक हस्ताक्षर करता है। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 में साइन की गई। ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों और उससे जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। इसके अलावा ये चाहता है कि पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ओर ले जाया जाए, यानी पूरे विश्व को परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर दोस्तों 1979 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, जिसको हम लोग एक मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट फोरम के तौर पे देखते हैं, यानी बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंच के रूप में हम इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि भाई शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अलग अलग देशों को एक साथ बिठाकर विचार करना, कुछ नेगोशिएट करना, कुछ इसके पीछे फैसले लेना। फिर आया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1996 में साइन हुई थी। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसका मेन एम था कि न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को रोकना और मौजूदा परमाणु हथियार डिज़ाइनों में सुधार को रोकना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप न्यूक्लियर वेपन तो अब नहीं बना रहे, लेकिन जो बने बनाए हैं उसमें आप लगातार अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं, तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक कोई नया बनाना है। तो दोनों पे ही रोक लगाने का काम ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी करती है। इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट को ये बैन करने के लिए ट्रीटी बनाई गई थी। फिर आया न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी जो 2017 में साइन की थी। ये कहता है कि परमाणु हथियारों को रखना, उपयोग करना, उत्पादन करना, हस्तांतरण करना, अधिग्रहण करना, उनका भंडारण करना या तैनाती करना, ये सब अवैध है। फिर दोस्तों एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो कि 48 मेंबर का ग्रुप है वो बनाया गया था, और इन सब में ऐसी कंट्रीज थी जो एक्चुअली में न्यूक्लियर सप्लायर्स हैं लेकिन चाहती हैं कि न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियर वेपन संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रोलिफरेशन ना हो। तो यानी ये परमाणु हथियारों का अप्रसार चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अनेक मैकेनिज्म लिख सकते हैं जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में हमसे पूछा गया है, हमको उसको एक्सप्लेन करना है या फिर भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को आपको समझाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको समझाकर अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 1947 के वर्ष में हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारत के उच्चतर रक्षा संगठन के बारे में सिफारिश की थी लॉर्ड इस्मय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने कहा था एक त्रिस्तरीय भारत का उच्चतर रक्षा संगठन होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ब्रीफ हिस्ट्री देते हुए आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से आज तक आपको लिखना हो कि हमारा भारत देश बहुत दूर निकल आया है। अब जो हमारे डिफेंस की मिनिस्ट्री है, जो हमारा मंत्रालय है, वो बेसिकली 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च है, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। फिर आप बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों एक चैलेंज आप ये बता सकते हैं कि अभी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फ्रैगमेंटेड थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस प्लानिंग थी, जो नीति बनाई जाती थी रक्षा क्षेत्र में, वो बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड थी। इसकी वजह से होता ये था कि सिनर्जी में कमी आती थी, सिंक्रोनाइजेशन में कमी आती थी, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के निर्णय आया करते थे, तो उनको एक साथ मिलाकर एक लेवल पे उनका कार्यान्वयन करना बड़ा मुश्किल था। और यही बैटल स्पेस में भी दिखता था। जब हम युद्ध भूमि में होते थे तो इस प्रकार की चीज़ें एग्जीक्यूशन को हैम्पर करती थी। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस आप लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो आप एक लिख सकते हैं, सरकार ने CDS की एक नई पोस्ट बनाई है, जिससे कि जो निर्णय लेने की शक्ति है उसको इंटीग्रेटेड रखा जा सके। फिर सरकार ने एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना की है। ये बेसिकली इस उद्देश्य से की गई है कि जो तीनों सर्विस हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के कॉम्बैट पोटेंशियल्स को और कैपेबिलिटीज़ को एक साथ लाके सिनर्जाइज किया जा सके। फिर आप बता सकते हैं एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आप इस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हमने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी है कि भाई भारत के उच्चतर रक्षा संगठन का एक ऐतिहासिक आधार रहा है। क्या था, 1947 में लॉर्ड इस्मे द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 3 स्तरीय HDO की सिफारिश की गई थी। तब से लेकर अब तक देश बहुत आगे निकल चुका है। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत 4 विभाग हैं। एक रक्षा विभाग है, एक अनुसंधान विभाग है, एक
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक विकास और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चीज़ यहाँ नहीं आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ आएगा और ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है। ये आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये चीज़ जो है ऊपर आनी चाहिए थी। तो रक्षा अनुसंधान विभाग या फिर रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग इसको हम बोलेंगे, और जो आखिरी वाला है वो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। इस प्रकार से 4 विभाग अभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैं। यद्यपि वर्तमान में आंतरिक और बाहरी खतरों के विरुद्ध रक्षा योजना के मामले में एक विभाजन मौजूद है, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। इससे होता क्या है, इससे जो एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशनल लेवल पे वो फ्रैगमेंटेड रहता है, अलग अलग जगह से अलग अलग डिसीजन आते हैं। तो आप उसका जब कार्यान्वयन करेंगे, जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि किसकी बात मानी जाए, क्योंकि कई बार डिसीजन जो है वो आपस में कुछ हद तक कॉन्ट्रास्टिंग भी होते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप परिचालन स्तरों पर खंडित निष्पादन होता है। इसके आगे युद्ध क्षेत्र में भी तालमेल बनाने में कमी आती है इसकी वजह से ही, और तालमेल तो हमको मालूम है वो भी स्पेसिफिकली रक्षा क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंट है। और जो रक्षा संबंधी योजनाएं बनाए हम तब भी तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तालमेल हासिल करने के लिए हमको एक मजबूत अंतर संबंध चाहिए, किसके बीच में, राजनीति के बीच में, सेना के बीच में और नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी के बीच में। तो पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और जब डिफेंस के बीच में एक अंतर संबंध होगा, इंटर रिलेशन होगा, तब बेहतर तालमेल बन पाएगा। और आपको मालूम है रक्षा क्षेत्र में तालमेल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इससे दोस्तों सामरिक सैन्य योजना की दिशा में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने में हमको मदद मिल सकती है। इसके अलावा किसी राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक खतरे की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च रक्षा संगठन में प्रासंगिक परिवर्तनों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन अभी समय की आवश्यकता है। 2 चीज़ें आपको करनी होंगी, एक तो आपको रिस्ट्रक्चर करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रेलेवेंट चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जो खतरे हैं वो अब अलग अलग रूप में आ रहे हैं, उनके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उनके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। तो इसी वजह से एक देश ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है इन खतरों के संबंध में। तो सरकार ने यही सब ध्यान में रखते हुए कुछ रीसेंट स्टेप लिए हैं जिससे कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को अनुकूलित किया जा सके। जैसे कि कारगिल समीक्षा समिति 1999 में जो बनी थी उसकी सिफारिश के आधार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पद बनाया गया है, उसका सृजन किया गया है। यह सरकार के लिए एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। हम यहाँ डिफेंस मेकिंग को या एडवाइजरी को इंटीग्रेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बेहतर सिनर्जी, बेहतर तालमेल ऑब्टेन किया जा सके। फिर एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता और क्षमताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना की गई है, और सैन्य मामलों के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो जो चेंजेस किए गए हैं सरकार द्वारा उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो आंसर है ये भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ नया ऐड कर सकते हैं। ये बहुत वाइड आंसर है क्योंकि इसमें एक बॉडी, एक संगठन को एक्सप्लेन करने के बारे में बोल दिया गया है। तो क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप अगर अपना आंसर बनाए तो हमारी तरफ से दिए गए पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट ले सकते हैं, कुछ अपने पॉइंट ले सकते हैं और उससे एक बेहतर आंसर बना सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों हम अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। यहाँ पे हमको इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। कैसे न्यूक्लियर वेपन एडवांटेजियस हो सकते हैं इंडिया के सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर वेपन किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। आप हिंदी में देखें तो वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं, इसको आपको समझाना रहेगा। तो आप शुरुआत करते हुए एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं किसी भी देश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना उसके इंटरेस्ट में कैसे हो सकता है, यानी किसी देश ने अगर नाभिकीय हथियार हासिल किए हैं तो वह राष्ट्र के हित में कैसे हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं कोई भी ऐसा देश होता है जो न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखे होता है, तो उसकी अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो यह है कि शांति और युद्ध दोनों के ही दौरान जब वह अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के रूप में जानते हैं। अभी जो है अलग अलग प्रकार के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, उनसे एक देश की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट कई सारे जो न्यूक्लियर देश हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के रहते हैं। इससे भी ऐसे राष्ट्र जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से
आप कह सकते हैं हर एक जो कंट्री है या फिर जो भी राष्ट्र न्यूक्लियर वेपन अप्लाई करने की आकांक्षा रखता है वो उसके राष्ट्र के हित में हो सकता है। फिर इंडिया को क्यों न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखने चाहिए? तो दोस्तों इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है, इंडिया यहाँ है, चाइना यहाँ है और पाकिस्तान यहाँ है। पाकिस्तान यहाँ पे लगातार टेरर को स्पॉन्सर करता रहता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और चाइना की हमने इतिहास देखा हुआ है कि वो किस प्रकार से इंडिया की सीमाओं में इंट्रूजन करता है। भाई इन दोनों के खतरों को देखते हुए हम लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना ज़रूरी है। इसी चीज़ को आप डिटेल में अपने आंसर में बता सकते हैं। और फिर फाइनली ये सब बातें करते हुए जब आप इसको कंक्लूड करें तो ये कहते हुए कर सकते हैं कि इन्हीं सब बातों के कारण हम कह सकते हैं कि एक देश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करना, उसको एक्वायर करना अभी के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में लिखा है। एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य के लिए एक परमाणु सिद्धांत क्या है? शांति और युद्ध के दोनों के ही दौरान जब वह अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है, इस संबंधित प्रक्रिया को हम परमाणु हथियार के सिद्धांत के रूप में जानते हैं या फिर परमाणु सिद्धांत के रूप में जानते हैं। वर्तमान में जो दुनिया में प्रचलित शक्ति परिदृश्य है उसमें हमने देखा है कि जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं या नाभिकीय हथियार हैं, उनके बीच घनिष्ठ सह संबंध वास्तविकता है। मेरा तात्पर्य है दोस्तों ये जो ऐसे कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके बीच में घनिष्ठ मित्रता, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप देखी गई है। अब ये उन देशों के लिए चिंताजनक हो जाता है जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी नहीं है, क्योंकि ये सब अगर साथ मिलके किसी ऐसे देश के ऊपर अटैक कर देते हैं तो इसके पास बचने के लिए वापस हथियार भी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स का सामना आप करेंगे कैसे? और उनको डराने के लिए आपके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं अभी से। कई बार तो ये होता है कि देश आपके ऊपर एक अटैक नहीं करेगा ये सोचते हुए कि आपके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, और अगर आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आप भी न्यूक्लियर वेपन से ही करेंगे। ये भी एक सिद्धांत है, इसको हम लोग न्यूक्लियर डिटरेंस का सिद्धांत कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरे के ऊपर अटैक इसीलिए नहीं करेगा कि उसको लगेगा जवाबी कार्रवाई में जब ये वाला अटैक करेगा तो ये भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से इतना बड़े लेवल पे इतना मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि वह पूरे विश्व की शांति को खतरा बनता है या खतरे के रूप में उसके लिए उभर के सामने आता है। तो ऐसे केस में ये डरता है क्योंकि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पर कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा राज्य जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, वो तो कितना संवेदनशील हो जाता है। अपने सुरक्षा खतरों के संबंध में जब एक राष्ट्र की संवेदनशीलता बढ़ जाती है तो परमाणु हथियार हासिल करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए भी इसी प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को परमाणु हथियार अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगला बंदा आप पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है आप भी वापस वैसा ही अटैक कर सकते हैं। अब जो इंडिया का पूरा परमाणु हथियार की तरफ झुकाव है वो दो तथ्यों से प्रेरित है। भाई इंडिया जो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन पे यहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम है इस तरफ तो है पाकिस्तान जो लगातार इंडिया में अस्थिरता फैलाता रहता है, इस तरफ है चाइना, चाइना भी इंडिया में अस्थिरता फैलाने के लिए जाना जाता है, और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस भी है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखे, क्योंकि ये दोनों ही जो हमारे पड़ोसी हैं ये क्षेत्रीय संघर्षों में शामिल रहे हैं। परमाणु हथियार के अधिग्रहण से भारत को सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा भारत ने एक परमाणु त्रय या फिर एक न्यूक्लियर ट्रायड को भी हासिल कर लिया है। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास वो क्षमता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल से पहली बात, एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं दूसरी बात, और हम सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल से भी इसका उपयोग कर सकते हैं तीसरी बात। यानी भले ही ज़मीन से हो या समुद्र से हो या हवा में हो, हम तीनों ही जगह से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो हमने जो ये न्यूक्लियर ट्रायड हम ऑब्टेन किया है, अचीव किया है, एक उपलब्धि के तौर पे ही हमारी देखा जा सकता है, क्योंकि अब कोई भी आस पड़ोसी देश हमसे टकराने से डरेगा, किसी भी प्रकार से हमला करने से डरेगा। उसको मालूम है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम तीनों ही क्षेत्रों से उसको चला सकते हैं। उसके अलावा इस प्रकार के जब वेपन्स इंडिया के पास आ जाते हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा वल्नरेबल बन जाता है और वह इससे सहम गया है, और हो सकता है इसके कारण वो टेरर एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करना कम कर दे जो आज तक करता आया है। हालांकि ये जो है ये बहुत एम्बिशियस होप हम लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अच्छी तरीके से अपना उत्तर कंक्लूड करना है, इस तरीके से आप एक पॉजिटिव
नोट पे और एक ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। फिर अगर दोस्तों चाइना की रिस्पेक्ट में देखें तो आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो भारत में घुसपैठ करता आया है और इसीलिए भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को एक सीधी चुनौती मिलती है। अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, सीमा से जुड़े हुए मुद्दे लगातार विवादित रहे हैं। उसके अलावा चीन की एक CEPC परियोजना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का हिस्सा है। दोस्तों, एक चाइना की पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें ये पूरे विश्व से कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहता है, बेल्ट और रोड दो कंपोनेंट्स के जरिए। उसी के तहत 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए हैं। उन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समस्या ये है कि ये भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यानी अभी हम लोग उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। पर भाई, अगर इस क्षेत्र से इस प्रकार का कोई कॉरिडोर गुजरेगा तो पहली बात तो अगर भारत गुजरने देगा तो ये मुद्दा बन सकता है कि ये क्षेत्र भारत का है ही नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे सवाल ही नहीं उठाए। लेकिन भाई, क्षेत्र तो हमारा है तो सवाल तो हम उठा रहे हैं। और हो सकता है अगर ये बन जाए तो यहाँ पे चाइना अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा दे, तो वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सीधे चुनौती देती है। तो उसी सब के चलते भारत को सीधा खतरा है, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और ऐसे परिदृश्य में परमाणु हथियार होना एक लाभकारी तथ्य है और यह एक राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा को बेहतर बनाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। आपने 2 चीज़ें लिखी, पहले पाकिस्तान के बारे में लिखा, फिर आपने चाइना के बारे में लिखा। पाकिस्तान को आपने एक अच्छे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म किया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हो सकता है पाकिस्तान सहम जाए और कुछ वो जो आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहा है, आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, हमारे देश में अस्थिरता फैला रहा है, असामाजिक तत्वों को वो बढ़ावा दे रहा है, ये सब करना वो बंद कर दे कुछ हद तक। तो ये पॉजिटिव नोट पे एंड कर दिया। और चाइना के संबंध में आपने जो भी सुरक्षा समस्याएं उनके बारे में बात किया। फिर आपने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हो सकता है इससे चाइना भी कुछ ऐसा ना करे जो अदरवाइज वो कर सकता था। तो दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही परिदृश्य में जो न्यूक्लियर वेपन है, ये हमारी सिक्योरिटी को, हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।